सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम यहाँ पर जीएस टेस्ट सीरीज के पार्ट 17 के। जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 17 यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वेटर और शाल जो है कौन से संश्लिष्ट फाइबर के बने होते हैं, यानी कि उस फाइबर का नाम बताना है आपको जिससे स्वेटर और शाल बनाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन है रेयान, एक्रेलिक या फिर पॉलिस्टर या फिर नायलॉन। तो जो इसका आंसर है, देखिए इसमें आपको अलग ही दिख रहा होगा कि एक नायलॉन है तो उससे तो बनते नहीं है, पॉलिस्टर से भी नहीं बनते हैं, पॉलिस्टर के जो टी शर्ट वगैरह आते हैं, लेकिन ऐसे शॉल और स्वेटर नहीं बनते हैं। अब बच गया रेयान और एक्रेलिक। तो इसमें जो है रेयान के बारे में भी आपने सुना है कि ये जो एक रेशा है, कृत्रिम रेशा है कि प्राकृतिक रेशा है, वो आप कमेंट करके हमको बताना। लेकिन ये इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको फिजिक्स वगैरह में, और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में भी पढ़ाया हुआ है मैंने। अब बच जाता है एक ही ऑप्शन जो है एक्रेलिक। यही अजीब सा लग रहा है और वही उसका आंसर होगा। देखिए मैं कई बार ये बताता हूँ आपको कि जो चारों ऑप्शन में एक अजीब सा अलग से दिखे तो समझ जाइए कि 90% चांस है उसी के आंसर होने की। तो इसका भी आंसर क्या होगा? बिल्कुल वही है, एक्रेलिक इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कई चिकित्सा समस्याओं की जांच के इस्तेमाल के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड का जो उपकरण होता है वो कितनी आवृत्ति पर कार्य करता है? यहाँ पर उसकी आवृत्ति के बारे में पूछी गई है, उसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछी गई है कि वो कितने फ्रिक्वेंसी पर यहाँ पर वर्क करता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो करता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। कितना? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो विद्युत घंटी के काम करने के नियम में रूपांतरित शामिल है, यानी कि मेनली पूछ रहा है कि जो विद्युत घंटी है वो काम करता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन है, देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करता है। तो देखिए विद्युत घंटी में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं और उससे हमको आवाज मिलती है। तो क्या कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन के विद्युत जो है आपका, ठीक है, विद्युत लेपित किया जाता है, क्यों? तो देखिए मेनली इसका कारण बताते हैं। जैसे लोहा है बहुत जल्दी अभिक्रिया, मतलब किसी से भी क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से भी कर लेता है, लेकिन टिन जो है वो लोहे की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, वो जल्दी अभिक्रियाशील नहीं होता है, किसी चीज़ से क्रिया जल्दी नहीं करता है, और जो खाने के पदार्थ हम रखते हैं उसमें सेफ रहता है। जैसे कि मेनली स्वीट्स वगैरह भी टिन के डिब्बे में ही पैक होके आते हैं। तो इसका आंसर वही होगा कि टिन जो है लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और भोजन को खराब होने से बचाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि यदि हम नौकायान बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाती है और वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लीजिए एक नाव समुद्र में या कहीं भी चल रही है, और अगर मशीन से चल रही है तो मशीन अगर बंद कर दें तो ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा, या आप पतवार से उसको चला रहे हैं तो उसको अगर आप चलाना बंद कर दो, पानी को धकेलना बंद कर दो पीछे, तो ऑटोमेटिक नाव रुक जाएगी। तो किस बल के कारण ये होता है? देखिए गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, पेशीय बल या फिर चुंबकीय बल। तो ये मेनली होता है घर्षण बल के कारण। पानी और नाव के बीच में घर्षण होता है जिससे रुक जाता है। घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में वो आपको पुश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। अगला प्रश्न है कि वर्षा एक यंत्र द्वारा मापी जाती है, वो यंत्र क्या है? कि वर्षा मापने के यंत्र का नाम पूछ रहा है आपको। पहला है देखिए बैरोमीटर, तो ये साफ है कि बैरोमीटर से हम वायुमंडल के दाब को नापते हैं। दूसरे नंबर का एनीमोमीटर, इससे हम हवा का वेग नापते हैं। अगला है सिस्मोग्राफ, तो उससे हम भूकंप वगैरह के बारे में जानते हैं। और अगला बच गया भैया रेन गेज या फिर वर्षा मापी, तो नाम से ही वर्षा मापी है तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा मापी, यानी कि डी वाला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक फसलें उगाने का अभ्यास क्या कहलाता है? यानी कि एक ही समय पर एक ही क्षेत्र में दो अलग, मतलब दो से अधिक फसलें उगा रहे हैं, कि भाई एक जगह गेहूं उग रही है, उसी समय में आपने धान भी उगा दिया,
तो इसको क्या बोलोगे आप? तो इसको हम बोलते हैं भैया मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना। क्या बोलते हैं? मिश्रित सिंचाई इसको हम बोलते हैं। मिश्रित हो गया ना भाई, एक जगह गेहूं उगा रहे हो, एक जगह आप धान उगा रहे हो, दोनों अलग अलग मौसम के फसल हैं और दोनों को आप अलग अलग उगा रहे हो, तो ये सब चीजें होती हैं। परिपथ होता है। अब परिपथ क्या होता है? देखिए, कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है या फिर बिजली के प्रवाह का पूरा पथ होता है। पदार्थ जो बिजली के प्रवाह को आसानी से होने नहीं दे वो होगा, या फिर यंत्र जो बिजली काट दे। तो मेनली भैया बिजली के प्रवाह का एक पूरा परिपथ जो पथ होता है उसको हम परिपथ बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल्ब जैसे फ्लैप जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से लिए रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मेनली जो है, जैसे कि इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है एपिग्लॉटिक्स या फिर कंठ छद्म, जो यहाँ पर गले में रहता है, उसको हम जो कौआ बोलते हैं कि कौआ रहता है, अगर लोकल बोलचाल की भाषा में बोले तो कौआ भी उसको बोला जाता है। तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको एपिग्लॉटिक्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है कि एक पीला ठोस बहुत सी दवाइयों में और हानिकारक कवक को मारने के लिए कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। यह पीला ठोस क्या होता है? तो मेनली जो ये पीला ठोस होता है वो होता है आपका सल्फर। क्या होता है? सल्फर। अगला प्रश्न है, तने के ऊपर दिखने वाला पेड़ का टहनीदार हिस्सा कहलाता है। यानी जो तना है उसके ऊपर अगर दिख रहा है आपको, जो दिखने वाले पेड़ का टहनीदार हिस्सा, वो क्या कहलाता है? शिखर कहलाता है, तना कहलाता है, आवरण कहलाता है, या फिर कैनोपी या बितान कहलाता है? तो वो कहलाता है शिखर। क्या कहलाता है? शिखर। आंख में लेंस की मोटाई, ठीक है, दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आंख को सक्षम बनाती है। किसके द्वारा बनाती है? तो ये बनाती है भैया सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो है वस्तुओं की जो मोटाई, दूर की पास की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आंख को सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती? भैया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तो इसका आंसर हो गया निर्वात। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दे कि इनमें से सबसे तेज किसमें जाएगी ध्वनि, तो वो जाएगी ठोस में। और इसमें ठोस कौन सा है? स्टील ठोस है। तेल और हवा तो ठोस है नहीं, स्टील ठोस है, तो इसमें स्टील जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को चेंज भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दो कोशिकांग जिनकी खुद की अनुवांशिकी सामग्री है वे कौन से हैं? तो भैया देखिए, ऑप्शन है हमारे पास गोल्जी काइल, लाइसोसोम, या फिर राजधानी और प्लास्टिक, नाभिक और माइक्रोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नाभिक और माइक्रोकॉन्ड्रिया। पॉलीथीन के थैले किससे बनाए जाते हैं? तो भैया देखिए, मैं सीधे इसका आंसर बता रहा हूँ और इसका कमेंट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना है कि पॉलीथीन किससे बनाए जाते हैं। तो पॉलीथीन बनाए जाते हैं LDPE। अब क्वेश्चन ये है कि ये LDPE क्या है? कमेंट में बताइए। आप गूगल से ढूंढिए, आप विकिपीडिया से ढूंढिए, आपको जहां से ढूंढना है बुक में ढूंढिए। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। जो लोग ट्रूली देख रहे हैं वीडियोस को और उनको अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फुल फॉर्म बताइए कि LDPE आखिर है क्या, जिससे पॉलीथीन के थैले बनाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा फुल फॉर्म है। बस आपको अगर याद है तो बता दीजिए, और नहीं तो बस आप LDPE डालोगे गूगल पे, ऐसे ही आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताएं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों पर उपस्थित रंध्र किससे घिरे होते हैं? जब पत्तियों पर जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र है जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे गैसें निकलती हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन हमको मिलती है, उसको मतलब किस चीज़ से वो घिरा होता है? क्लोरोफिल से, रक्षक कोशिकाओं से, छिद्र से, या ट्यूब से? तो भैया रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। उसको रक्षा मतलब उसकी सेफ्टी के लिए उसको घेर के रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य है, उसमें अगर उसके गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 44, 46, 48, 50? तो एक नॉर्मल सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है कि गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों करते हैं? तो देखिए, गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं, देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के। अब सर्दियों की बात आ गई तो सर्दियों में हम डार्क पहनेंगे। क्यों? डार्क ऊष्मा को अवशोषित करेगा और हमको ठंड लगने से बचाएगा। और गर्मी में इसका उल्टा, हल्के रंग के पहनो, व्हाइट कपड़े पहनो, ताकि वो रोशनी को परावर्तित करेंगे, ऊष्मा हमारे अंदर नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वे गर्मी को अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके प्रभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो ताजमहल का जो मार्बल है, जो कि मकराना का मार्बल है, ये क्वेश्चन भी आता है ताजमहल में कहाँ का मार्बल लगा है? तो मकराना का मार्बल है, जो कि पीला हो रहा है। तो किस कारण से हो रहा है? तो मेनली हो रहा है वो SO2 और NO2 के कारण। तो ये सल्फर जो ऑक्साइड है इनके कारण हो रहा है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनके कारण। ये कहाँ से उस पर आ रहा है? एसिड रेन होने के कारण हो रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास, देखिए, भूमंडलीय
ऊष्मीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें एसिड रेन जो इसका आंसर होगा, क्योंकि उसी में SO2 और NO2 दोनों जो है ताजमहल के ऊपर गिर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक में घर्षण अलाभकारी होगा? ठीक है, तो अगर हम बात करें अलाभकारी यानी कि डिसएडवांटेज की बात की जा रही है, जो लाभकारी नहीं है। हिंदी में मैंने पढ़ाया हुआ है कि आ जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो उपसर्ग है, और आ उपसर्ग का मतलब होता है ना, नहीं। ठीक है, तो लाभकारी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मशीन के चलित पुर्जों में, चलने में, ब्रेक लगाने में, कलम से कागज पे लिखने पे। तो देखिए चलने में भी घर्षण की बहुत जरूरत नहीं, तो आप नहीं चल पाओगे। जहाँ पे ऑयल, अगर टाइल्स पे ऑयल डाल दे, मार्बल पे ऑयल डाल दे, तो आदमी फिसलता है, क्योंकि घर्षण खत्म हो जाता है। ब्रेक लगाने में भी घर्षण की जरूरत है, कागज पे लिखने के लिए भी घर्षण की जरूरत है। तो आंसर क्या बच गया? आंसर बच गया भैया मशीन में चलित पुर्जों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मशीन के चलित पुर्जों में अगर घर्षण ना हो तो ज्यादा दिनों तक पुर्जे अच्छे से काम करेंगे। अगला प्रश्न, मैग्नीशिया के दूध की रासायनिक संरचना क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो भैया उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH²। क्या होता है? MgOH², इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, सोडा अम्ल अग्निशामक के संघटक होते हैं। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो देखिए क्या होता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन। जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा, इसका विलयन। ठीक है, चलिए, रात को आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? तो देखिए भैया अल्फा सेंचुरी है, या फिर राइजल है, या बीटेल जूस है, या सीरियस है। तो सीरियस जो है, वही सीरियस रहेगा, ज्यादा चमक रहा है, हमेशा सीरियस रहेगा, इसको ऐसे याद रखो। रात में जो सबसे सीरियस होगा वही चमकेगा। सीरियस होगा भाई, रात भर बैठ के पढ़ेगा, रात भर उसके घर की लाइट जलेगी, रात भर वो चमकता रहेगा। तो रात में आसमान में सबसे अधिक चमकने वाला तारा सीरियस है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलाइडोस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जो इसके सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? तो भैया यह सिद्ध करता है बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पार्ट 17 यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि ये जो है सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी, बीच में बंद भी हो गई थी किसी कारणवश, फिर से मैंने इसको स्टार्ट करी है, और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट करके उसका जवाब जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।